हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। होपफुली आप लोगों को अब अपने जॉब से अपने काम से थोड़ा सा टाइम मिला होगा, और अब हम इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। कुछ हम न्यू नॉलेज हम प्राप्त करेंगे आज। तो दोस्तों, एक इशू जो हमारी लाइफ में बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं, उसको हम कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। कॉमन भाषा में लोग इसको एसिडिटी कहते हैं। कुछ टेक्निकल भाषा में लोग इसको GERD, GERD, जिसको अगर हम इस एक्रोनिम को अगर हम बढ़ाएं तो इसको हम GERD का मतलब है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो ये क्या है? GERD क्या चीज़ है? ये एसिडिटी इश्यूज़ क्या है? तो एसिडिटी को समझने के लिए या GERD को समझने के लिए हमको ये समझना है कि हम सबके पेट में एसिड बनता है ना। हम जब खाना खाते हैं तो खाना हमारी भोजन नली से शुरुआत होता है, खाना हमारी भोजन नली से जाता है, जो कि हमारे मुंह से शुरू होती है, गर्दन से होती हुई, चेस्ट से होती हुई, ये हमारे पेट में जाती है और पेट में जाके ये भोजन नली जो है ये स्टमक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो जो हमारा स्टमक है ये हमारा एक रिजर्वॉयर ऑर्गन है खाने का। तो जब हमने खाना खाया तो खाना हमारा फूड पाइप से होता हुआ हमारे पेट के अंदर चला गया। अब नॉर्मली जब खाना एक बार पेट से, छाती से होता हुआ जब एक बार पेट के अंदर चला जाता है तो नॉर्मली खाना पीछे की तरफ नहीं आता। अगर सपोज करें हमने खाना खाया और अगर हम अपने सर के बल भी हो जाएंगे तो कोई खाना हमारे मुंह में तो वापस नहीं आएगा। तो क्या कारण है कि चीज़ें एक बार, खाना एक बार जब उतर के पेट में चला गया और पीछे की तरफ नहीं आ रहा है? उसका रीज़न ये है कि इस फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक वाल्व है। जैसे गाड़ी के टायर में एक वाल्व होता है, हम गाड़ी के टायर में हवा डालते हैं तो हवा अंदर जाती है पर बाहर लीक नहीं होती है। उसी प्रकार से जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा जब फूड पाइप से उतर के हमारे पेट में चला जाता है तो वो पीछे की तरफ नहीं आता। तो ये वाल्व इस खाने को पीछे की तरफ आने से रोकती है। अब सपोज करें कि ये वाल्व कमज़ोर हो जाए तो जो हमारे पेट की सारी चीज़ें हैं वो पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। तो अब हम सबके पेट के अंदर, हम सबके स्टमक के अंदर बनता है एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये रियल एसिड होता है। इस एसिड का काम ये है कि जो हम खाना खाते हैं इस खाने को डाइजेस्ट करने में ये एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, जब तक ये वाल्व ठीक से काम कर रहा है वो इस एसिड को ऊपर आने से रोकता है। ठीक है, तो एसिड पेट में ही रहता है, एसिड का जो घर है वो स्टमक है, वो अपने घर में रहता है तो कोई समस्या नहीं है। अगर ये वाल्व ढीला हो जाए तो जो एसिड जो स्टमक में रहना चाहिए था वो पीछे की तरफ आना शुरू हो जाता है और इस समस्या को एसिड रिफ्लक्स या GERD कहते हैं। तो अब अगर किसी इंसान का ये वाल्व ढीला है, उसका ये वाल्व लूज हो गया है और उसको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, एसिड पीछे की तरफ आ रहा है, तो मरीज को अलग अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि सर हमको छाती में जलन हो रही है, छाती में भारीपन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है। तो जब इस प्रकार के सिम्टम्स पेशेंट को होते हैं तो पेशेंट को ये लगता है कि उसको हार्ट की समस्या हो गई है, कि कोई प्रॉब्लम, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। तो मोस्ट ऑफन पेशेंट इस समस्या के लिए सबसे पहले एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाता है। तो जो हार्ट का डॉक्टर होता है वो ECG करता है, एको करता है, सारे और टेस्ट करता है और वो कहता है कि भैया आपको हार्ट की समस्या नहीं है। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये एसिड और पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ आ जाता है, गले तक आना शुरू हो जाता है। तो जो मरीज़ होता है वो कहता है कि मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, मुंह का स्वाद खराब रहना शुरू हो गया। कई लोगों को उल्टी आ जाती है, खाने को रिगर्जिटेट करके बाहर निकाल देते हैं। कईयों के गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, कईयों के मुंह में छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं और कई इतने सिवियर केसेस होते हैं कि कई लोगों के दांत भी खराब होने शुरू हो जाते हैं।
तो इस समस्या के लिए पेशेंट या तो ईएनटी के डॉक्टर के पास जाता है या एक डेंटिस्ट के पास जाता है। तो जो ईएनटी डॉक्टर है वो भी एग्जामिन करता है, फेरिंगोस्कोपी लैरिंगोस्कोपी सब देख के कहता है कि भैया आपको नाक कान गले की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों को ये जो एसिड है और ऊपर की तरफ आना शुरू होता है, वो ये कहते हैं कि सर हमको गैस चढ़ रही है और सर पे जा रही है। तो पेशेंट्स को हेडेक्स रहने शुरू हो जाते हैं और वो जो दर्द होता है वो बड़ा टिपिकली यूनिलैटरल थ्रॉबिंग, जो माइग्रेन जैसा हेडेक होता है, पेशेंट्स को ऐसा हेडेक होना शुरू हो जाता है। कभी कभी इस चीज़ के लिए वो ब्रेन के डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी चले जाते हैं। जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो भी कहता है कि भैया आपको ब्रेन की कोई समस्या नहीं है, ये तो पेट की समस्या लग रही है। कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। उनको ऐसा लगता है कि सांस वो ले रहे हैं वो पूरी तरह अंदर नहीं जा रहा, कि एक थोड़ी सी छोटी सी गुंजाइश रह गई है कि थोड़ा सा और अंदर चली जाती तो शायद मुझको और बेहतर महसूस होता। कई लोगों को रेकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को बार बार खांसी आनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए वो एक लंग डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भी चले जाते हैं। लंग डॉक्टर सारे टेस्ट करता है, कहते हैं कि भैया आपको लंग्स की भी समस्या नहीं है। कई लोग इतने परेशान हो जाते हैं, ये बीमारी इतनी क्रॉनिक हो जाती है कि जो पेशेंट होता है उसको भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, उसके परिवार के सदस्यों को भी ये समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है पेशेंट को। और इवन जो कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि तुमको दोस्त स्ट्रेस या एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई है, और वो कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो माइंड पे काम करती हैं, मरीज़ को शांत करने के लिए काम करती हैं। तो वो भी एक तरह से समस्या को पकड़ नहीं पाते कि जो प्रॉब्लम है वो माइंड वाली प्रॉब्लम नहीं है, वो स्ट्रेस एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम जो है वो एसिड रिफ्लक्स की है। एक और चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, कि यूजुअली ये जो सिम्टम्स होते हैं, जो जितने मैंने आपको सिम्टम्स बताए, चाहे वो छाती की जलन, छाती में दर्द, मुंह में कड़वा पानी आना, गले में दर्द होना, खांसी होना, सांस फूलना, सर दर्द होना, ज़्यादातर ये सिम्टम्स वर्स होते हैं रात के टाइम पर, शाम के टाइम पर वर्स होते हैं। पेशेंट कहते हैं कि सर हम रात को सोने में हमें दिक्कत हो रही है, या घबराहट के साथ रात को नींद में उठ के बैठ जाते हैं कि भैया क्या हो रहा है, कि एकदम घबराहट लग रही है। तो क्या रीज़न है कि ये रात के टाइम पर ज़्यादा होते हैं? रीज़न ये है कि दिन के टाइम पर अगर आप समझें कि ये वाल्व मेरा ढीला है, दिन के टाइम पर मैं इरेक्ट हूँ, मेरा फूड पाइप ऊपर है, मेरा स्टमक नीचे है, तो एटलीस्ट ग्रेविटी है जो चीज़ों को पीछे की तरफ, आगे की तरफ धकेल रही है। जब रात के टाइम पर मैं एक बार लेट गया तो मेरा फूड पाइप और मेरा स्टमक एक ही लेवल पे है, और अगर मेरा वाल्व ढीला है तो फ्री फ्लो ऑफ एसिड होता है। तो इसीलिए रात के टाइम पर पेशेंट्स को ये समस्या जो है वो ज़्यादा होती है। अब दोस्तों हमको एक चीज़ समझनी है ना, हमको ये चीज़ समझनी है कि वंस इन अ वाइल रिफ्लक्स है ना, एक बार कभी रिफ्लक्स तो सबको होता है। मुझको भी कभी कभी रिफ्लक्स होता है कि 3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार कुछ एसिडिटी हुई, मैंने कुछ शरबत पी लिया या मैंने कोई गैस की गोली खा ली और मैं ठीक हो गया, राइट। बट जब ये चीज़ एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है, एक डिजीज़ बन जाती है, तो पेशेंट यूजुअली हर दिन परेशान होता है। वो हर दिन उस चीज़ के बारे में सोचता है और परेशान होता है। तो दोस्तों साथ साथ बड़े सारे प्रश्न आ रहे हैं। गुड इवनिंग सर, गुड टू सी यू। हेलो ईशान, ग्रेट इन्फॉर्मेशन शिवाय, थैंक यू सर। व्हेन एसिड कम्स टू द माउथ हाउ वी कैन हैंडल इट? ओके, सो विचित्र, अगर जो एसिड मुंह में आना है ना, ये एक बहुत ही गंदा सिम्टम होता है। मुंह पूरा कड़वा हो जाता है, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, और बेसिकली ये चीज़ दर्शाता है कि जो हमारा एसिड रिफ्लक्स है वो बहुत सिवियर है। अगर हल्का फुल्का एसिड रिफ्लक्स होगा तो वो लोअर पार्ट ऑफ फूड पाइप तक जाएगा, बट वो पूरा अगर गले तक आ रहा है तो वो दर्शाता है कि ये एक सिवियर एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है। ईशान कह रहे हैं आई ऑल्सो फेस द सेम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम समटाइम, आर देर एनी फूड एंड बेवरेजेस आई शुड अवॉइड? तो हाँ, हम शिवाय अभी इसके ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहले हम दोस्तों ये जानते हैं कि अगर किसी को ये सिम्टम्स हैं, है ना, तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर हमें ये सारे कष्ट हो रहे हैं और हमने ये सारे ब्लड टेस्ट करा लिए, अल्ट्रासाउंड करा लिया, उसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ब्लड टेस्ट में ये बीमारी पकड़ में नहीं आती, ये अल्ट्रासाउंड में बीमारी पकड़ में नहीं आती। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखोगे
तो उसमें लिवर के बारे में लिखा होगा, गॉल ब्लैडर के बारे में लिखा होगा, किडनीज के बारे में लिखा होगा, पैनक्रियाज, स्प्लीन, सब के बारे में लिखा होगा, पर आपके फूड पाइप या स्टमक के बारे में कुछ नहीं लिखा होगा। बिकॉज अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मोडालिटी, अच्छी मोडालिटी इस बीमारी को पकड़ने के लिए नहीं है। अल्ट्रासाउंड से हम कुछ और बीमारियां पकड़ सकते हैं जो इस तरह के सिम्टम्स कॉज करती हैं, जैसे कि स्टोन डिजीज। बट पर से अगर हमको एसिड रिफ्लक्स या गर्ड की प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट में ये बीमारी पकड़ में नहीं आती। तो जो टेस्ट है दोस्तों, जो हमको करना है इस बीमारी को पकड़ने के लिए, वो टेस्ट है एंडोस्कोपी का टेस्ट। ठीक है। अब बहुत सारे पेशेंट्स, जब भी मैं ओपीडी में पेशेंट्स को देखता हूँ जिनको ये प्रॉब्लम होती है और मैं उनको बोलता हूँ कि आपको एंडोस्कोपी की ज़रूरत है, एंडोस्कोपी की आवश्यकता है, तो पेशेंट्स थोड़ा सा डर जाते हैं कि सर हमें एंडोस्कोपी से बहुत डर लगता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, एक कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, एंडोस्कोपी एक ज़रूरी जांच है, क्योंकि एक तो डायग्नोसिस में बनाने में मदद करती है और दूसरा अगर इस एसिड रिफ्लक्स की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसको पकड़ने में भी ये हेल्प करती है। तो इस एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा कैमरा हम सिडेट करके करते हैं, मरीज को सुन करके चीज़ें करते हैं ताकि पेशेंट को बिल्कुल डिस्कम्फर्ट ना हो। इस प्रोसीजर की जो ड्यूरेशन है 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट की ड्यूरेशन होती है और हमारे पेशेंट्स यूजुअली बहुत कंफर्टेबल रहते हैं जब हम ये जांच करते हैं। इसमें एक छोटा सा कैमरा पेशेंट्स फॉलो करता है, एक पाइप के ज़रिए वो हमारे फूड पाइप से होता हुआ हमारी स्टमक और शुरुआत की हमारी छोटी आंत के अंदर जाता है ये कैमरा। और जो भी कोई पेट की समस्या हो, है ना, चाहे वो वाल्व ढीला है या वहाँ पर कोई हर्निया बना हुआ है जिसको हम हाइटस हर्निया कहते हैं वो है, या अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है इस एसिड रिफ्लक्स की वजह से, जैसे कि हमारे फूड पाइप में कुछ छोटे छोटे जख्म बनने शुरू हो गए हैं, कुछ ईसोफेजाइटिस है, कुछ स्टमक में इन्फेक्शन है, तो इन सब की जानकारी हमको एंडोस्कोपी से मिल जाती है। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि एक तो ये जो समस्या है, जो गर्ड की समस्या है, वो एक तो कष्ट करती है ना, कि हम हर वक्त उस एसिडिटी के बारे में सोचते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर होती है। बट कभी कभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन के साथ। तब क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं गर्ड की? तो जब एसिड हमारा स्टमक से निकल के हमारे फूड पाइप में आता है, तो जैसे मैंने आपको बताया ये एसिड रियल एसिड है, तो जब ये एसिड हमारे फूड पाइप में आता है तो फूड पाइप में कभी कभी ये अल्सर्स बना देता है, ज़ख्म बना देता है और इसमें से कभी कभी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो कई बार पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि हमारे को वॉमिटिंग हुई और इस वॉमिटिंग में ब्लड आया। अब दोस्तों, ये जो ब्लड आने वाली सिचुएशन है, कभी कभी ये बहुत सीरियस भी हो जाती है। अब आप ये समझें कि सपोज करो आपके हाथ पे चोट लगी है और आपको ब्लड आ रहा है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सबसे पहले उसको दबाओगे ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। बट सपोज करो कि आपके फूड पाइप में एक अल्सर है जिसमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उसको कैसे दबाओगे? आप तो दबा ही नहीं सकते उसको, और उसके ऊपर बार बार एसिड लगे जा रहा है, तो वो कई बार ब्लीडिंग कंट्रोल भी नहीं होती, बहुत सीरियस वाली सिचुएशन भी बन जाती है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब एसिड ऊपर जाता है फूड पाइप में, तो जब ये बार बार जख्म बनते हैं, इन्फ्लेमेशन ठीक होना, तो हमारे फूड पाइप के अंदर निचले हिस्से के अंदर कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, प्री कैंसरस चेंजेस, जिसको हम बैरेट्स ईसोफेगस कहते हैं। तो ये जो रिफ्लक्स डिजीज़ है, ये इंजरी करती है फूड पाइप के अंदर, पहले बैरेट्स ईसोफेगस बनाती है और वक्त के साथ साथ 10 साल 15 साल बाद ये हमारे फूड पाइप के कैंसर का रिस्क भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो इसीलिए दोस्तों, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको ये सिम्टम्स है तो आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ कुछ गैस की दवाइयाँ ले लूँ और अपना देसी इलाज कर लूँ, वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ये बीमारी जो है ये कई बार ख़राब चीज़ें भी कर सकती हैं। तो एक स्पेशलिस्ट से मिलना जो है आपके लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम थोड़ा से प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। कैन आई मैनेज एसिड रिफ्लक्स विद एंटासिड्स? व्हाट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशंस? ब्रेकफास्ट और लंच के साथ टी या कॉफ़ी की आदत है, लेकिन कभी कभी इसके तुरंत बाद ही गैस का इशू हो जाता है, कुछ उपाय बताएं। What reactive action should we do when severe headache happens due to stomach gastritis? Is painkiller better option than an antacid at such a time? ठीक है, अब यहाँ तक मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ। सबसे पहले
क्या खाने की चीज़ें हैं, अगर हम रिफ्लक्स से परेशान हैं, एसिडिटी इशू से परेशान हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो हमको अवॉइड करनी है, राइट? तो चाय नंबर 1 लिस्ट में। चाय, हम सबसे पहले सुबह उठते हैं और एक कप चाय का पीते हैं, है ना, तो ये चाय हमारे पेट को जलाती है, ठीक है। तो अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो चाय को आप अवॉइड कीजिए, है ना। जो एक प्रश्न है कि चाय को हम कैसे कर सकते हैं, तो चाय को तो ना ही पीजिए, अच्छा है। और ये चाय सिर्फ ये नहीं कि जो नॉर्मल टी है ना, नॉर्मल टी जो ब्लैक टी ब्राउन टी वो तो ख़राब है ही, मिल्क टी भी ख़राब है, इवन ग्रीन टी भी ख़राब है ना। तो चाय आपके लिए अच्छी नहीं है। कॉफ़ी, चाहे वो हॉट कॉफ़ी हो चाहे कोल्ड कॉफ़ी हो, बिल्कुल अच्छी नहीं है। मिर्च वाली चीज़ें, है ना, स्पाइसी, हरी मिर्च लाल मिर्च बहुत ख़राब है आपके लिए। खट्टी सिट्रिक चीज़ें, है ना, कई पेशेंट्स आते हैं कि सर हम बहुत आंवला खा रहे हैं, क्योंकि आंवला के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो जो सिट्रिक खटास वाली चीज़ें, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो नींबू पानी हो, चाहे वो मौसमी हो, चाहे वो कीनू हो, चाहे वो ग्रेप्स हो, चाहे वो खट्टी दही हो, तो जिस चीज़ में खटास है, जिस चीज़ में मिर्च है, फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चाय कॉफ़ी, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल और स्मोकिंग, है ना, तो इन चीज़ों को आप अपने डाइट में जितना कम कर सकते हैं उसको कम करने की कोशिश करें। अगर आप ओवरवेट हैं, तो अगर आप अपना थोड़ा सा वज़न घटाएंगे तो ये भी आपके एसिडिटी इश्यूज़ में आपको हेल्प करेगा। अब किसी ने जो प्रश्न पूछा था कि अगर हेडेक हो रहा है तो क्या एंटासिड्स लेने चाहिए या पेन किलर्स लेने चाहिए, तो आई थिंक अगर आपका रीज़न एसिडिटी की वजह से है तो एंटासिड्स कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जो कॉम्बिनेशन होती हैं, जिसमें एनाल्जेसिक पेन किलर भी होता है और एंटी एसिड मेडिकेशंस भी होती हैं। वो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए होती है कि अगर आपको एसिडिटी की वजह से हेडेक हो रहा है, तो अगर आपने सिर्फ प्लेन पेन किलर ले लिया, है ना, वो हेडेक तो ठीक करेगा बट वो आपकी एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो यूजुअली कुछ बाज़ार में कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जो एक कॉम्बिनेशन होती हैं ऑफ एंटासिड्स एंड पेन किलर, जो इस तरह के हेडेक्स को हेल्प करती हैं, ठीक है। तो एक मिस्टर राज का प्रश्न है कि इफ़ एनी टेस्ट और एग्जामिनेशन, वो मैंने आपको बताया कि जो टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों, वो एंडोस्कोपी का टेस्ट है। प्रोएक्टिव हैबिट्स, प्रिवेंशंस, मैंने बताया कि प्रोएक्टिव हैबिट्स यही हैं कि हमको इन सब चीज़ों की, खाने की जो सब चीज़ें हैं उनको अवॉइड करनी है ना। अगर हम सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें, वेट लॉस करना है। इन द मॉर्निंग फॉलोइंग बाय बर्ब्स, जो प्रतिका दत्त हैं, इनको वही चीज़ है, बिल्कुल सीवियर गर्ड के इश्यूज़ हैं। प्रतिका, आई थिंक आपको मुझसे आके मुलाकात करनी चाहिए। एंड मिस्टर अमित, व्हेन डू वी नीड टू गो फॉर डायग्नोसिस विद एंडोस्कोपी, तो अमित अगर आपके सिम्टम्स हैं, अगर आपको एसिड रिफ्लक्स परेशान कर रहा है, तो एंडोस्कोपी ही डायग्नोसिस में आपकी हेल्प करेगी, और कोई जांच नहीं है, और कोई ब्लड टेस्ट, कोई अल्ट्रासाउंड, कुछ और कोई टेस्ट नहीं है। अब हम आते हैं इस बीमारी के इलाज के ऊपर। तो एक तो मैंने आपको बताया कि क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, है ना, सोल्यूशन फॉर एसिडिटी एंड व्हाट काइंड ऑफ डाइट। सो नंदिनी, अगर आपने सुना होगा तो मैंने आपको बताया है कि क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, कि मिर्च मसाला, चाय कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, खट्टी चीज़ें, है ना, ये चीज़ें जिन लोगों को एसिडिटी है उनके लिए अच्छी नहीं है। अब इस बीमारी का जो इलाज है ना, जो गर्ड है, एसिडिटी है, इसका इलाज दो प्रकार से होता है ना। एक इलाज होता है मेडिसिन से, और जो दूसरा इलाज होता है दोस्तों, वो होता है सर्जरी से। तो अब मेडिसिन क्या करती हैं? मेडिसिन जो होती हैं वो एंटासिड्स होती हैं, है ना, जो जिस प्रकार की जो मेडिसिन जो भी हम देते हैं वो मोस्टली एंटासिड मेडिकेशंस होती हैं, चाहे वो टैबलेट्स हो, आपने खाली पेट गैस की दवाई खाई, या कुछ आपने शरबत पिए, ये सारी की सारी जो मेडिसिन होती हैं ये एसिड को कम करती हैं या एसिड को थोड़ा आगे की तरफ धकेलती हैं। पर दोस्तों, जो प्रॉब्लम है एसिड रिफ्लक्स में या गर्ड की बीमारी में, वो एसिड नहीं है। एसिड एक नॉर्मल इंसान को बनता है, एसिड मुझको भी बनता है ना, और एसिड का भगवान ने कुछ काम दिया है, कुछ उसका पर्पस है, गॉड ने कुछ पर्पस से बनाया है एसिड, वो हमारे खाने के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये एसिड को कम करती हैं, पर जो समस्या थी वो वाल्व में थी। ये दवाइयाँ उस वाल्व को ठीक नहीं कर सकती है। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये एक तरह का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कि जब तक आप दवाई लेंगे, गैस की दवाई लेंगे, आप बेटर महसूस करेंगे। आप जब दवाई बंद करेंगे, आपको 2-3 दिन के बाद फिर से वही सिम्टम्स होने शुरू हो जाएंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट दोस्तों उन लोगों के लिए इफ़ेक्टिव है जिनके सिम्टम्स माइल्ड हैं, नंबर 1।
जिनके जो सिम्टम्स हैं वो वंस इन अ वाइल हो रहे हैं, है ना, कि वंस इन अ वाइल कभी 1 महीने में एक आध बार हो गया या 2 महीने में एक आध बार हो गया, और आपकी एंडोस्कोपी में आपका वाल्व ठीक है और वहाँ पर कोई हाइटस हर्निया नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो मेडिसिन हैं वो कारगर रहती है। पर अगर आपका वाल्व बहुत ज़्यादा ढीला है, अगर आपको हाइटस हर्निया है, और अगर आपको बहुत रिपीटेड एंड लॉन्ग हिस्ट्री है, रिपीटेड सिम्टम्स होते हैं और लॉन्ग हिस्ट्री है एसिड रिफ्लक्स के लिए, तब मेडिकल ट्रीटमेंट आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, सो ऑब्वियसली मेडिकल ट्रीटमेंट का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, आपने दवाई खाई और आप ठीक हो गए। ठीक है, बट अगर कोई इंसान है जिसको रोज़ ही मेडिसिन खानी पड़ रही है ना, और कोई एंड पॉइंट नहीं है कि आप जब मेडिसिन लेते हो आप बेहतर होती है तबीयत, और जब आपने मेडिसिन छोड़ी आपकी फिर वही समस्या हो गई, कोई एंड पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताऊंगा, है ना, कि जो ये दवाइयाँ हैं, है ना, इनके ऑब्वियसली बेनिफिट्स हैं, आपका एसिड कम कर रही है, आपके सिम्टम्स को ये रिलीव कर रही है, आपको थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचा रही है, पर ऑब्वियसली आपको ये समझना है कि ये कुछ केमिकल्स हैं जो आप अपनी बॉडी में रोज़ डाल रहे हो, तो कुछ इन केमिकल्स के अगर कुछ अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तो कभी कभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम पर विदाउट प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन ये दवाई खाते चले जाते हैं कि सर हम तो रोज़ ही गैस की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो इन पेशेंट्स में कई बार इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होने शुरू हो जाते हैं। तो किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? कई पेशेंट्स के अंदर ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं, कई पेशेंट्स के अंदर अब नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स। हमारे पास एक पेशेंट आया जो 5-7 साल से कुछ दवाइयाँ खा रहा था, वो जब मेरे सामने ओपीडी में बैठा तो वो अब नॉर्मली कभी अपना सर हिला रहा है, कभी अपना हाथ हिला रहा है, उसको अब नॉर्मल या पार्किंसंस की तरह की डिजीज़ होनी शुरू हो गई, उस तरह के एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स होने शुरू हो गए इन दवाइयों की वजह से। कई बार हमारे पास अनमैरिड वुमेन आती हैं तो वो कहती हैं कि सर हमारे पीरियड्स में गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, हमारे अनमैरिड स्टेट के अंदर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई है, राइट। तो ये सारे के सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन मेडिसिन के लॉन्ग टर्म लेने की वजह से हो सकते हैं। तो यस, अगर हमारी बीमारी शॉर्ट लिव्ड है, वंस इन अ वाइल हमें सिम्टम्स होते हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा सर्जरी के बारे में भी बता देता हूँ। अच्छा चलो, हम पहले बिफोर हम सर्जरी पे आए हम थोड़े से प्रश्न ले लेते हैं। आई गेट सीवियर हेडेक, ये तो हमने कर लिया था। हेलो डॉक्टर, व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर एसिडिटी एंड व्हाट काइंड ऑफ डाइट? डाइट तो हम नंदिनी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेदर GERD इज़ रिलेटेड टू डायबिटीज़ और अनीमिया, तो आई वुड से डायबिटीज़ में पेशेंट्स स्पेसिफिक कोई कोरिलेशन डायबिटीज़ और अनीमिया और GERD का नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स काफ़ी बार ओबीस हो सकते हैं, ओबिसिटी अपने आप में एसिड रिफ्लक्स के लिए प्रीडिस्पोज कर सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी इश्यूज़ हैं, आपको अल्सर है, अल्सर ब्लीड कर रहा है, तो आपको अनीमिया हो सकता है। तो ये कोरिलेशन इन दोनों चीज़ों के बीच में हो सकता है। ईशान बोल रहे हैं सर क्या ये एसिडिटी प्रॉब्लम्स जेनेटिकली आगे फॉरवर्ड होती हैं जनरेशन बाय जनरेशन? तो हाँ ईशान, जो हमारा वाल्व की कमज़ोरी है, जो हाइटस हर्निया है, इनका थोड़ा बहुत जेनेटिक कंपोनेंट जो है वो हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स का जेनेटिक कंपोनेंट हो सकता है। तो अब हम आते हैं इस बीमारी के क्योर के बारे में। एसिड रिफ्लक्स का जो क्योर है वो सर्जरी से किया जाता है। जो सर्जरी होती है इसको हम एंटी रिफ्लक्स सर्जरी, फंडोप्लाइकेशन सर्जरी कहते हैं दोस्तों। इस सर्जरी को हम लैप्रोस्कोपिकली करते हैं, है ना। तो लैप्रोस्कोपिकली का मतलब ये है कि इसमें हम कोई बड़ा कोई पेट में कट नहीं देते हैं, इसमें हम स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे इंसिजन्स देते हैं, उससे हम बहुत माइन्यूट स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं। हमारे हॉस्पिटल में, यहाँ पर सीके बिरला हॉस्पिटल में, हमारे पास एक बहुत एडवांस्ड 3D 4K रूबीना सिस्टम है। आई थिंक प्रोबेबली ये बहुत ही कम सेंटर्स हैं इंडिया में जहाँ पर ये इतना एडवांस्ड विजन सिस्टम है। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो हमको इतना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन, बहुत मैग्नीफाइड, बहुत अच्छा विजन दिखता है, जिससे कि जब हम सर्जरी करते हैं तो पेशेंट की आउटकम बहुत अच्छी होती है, डिसेक्शन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, पेशेंट को कोई ख़ास पेन नहीं होता, कॉस्मेटिक आउटकम्स बहुत अच्छी होती हैं। तो एक ये फैसिलिटी हमारे पास ये हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो जब हम ये सर्जरी करते हैं दोस्तों, तो इस सर्जरी में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम उस वाल्व को टाइट करते हैं। और हम किस प्रकार टाइट करते हैं, हम जो अगर कोई किसी का हर्निया है तो उस हर्निया में
जो स्टमक चेस्ट में चला गया है उसको खींच के वापस पेट में लेके आ जाते हैं और स्टमक को लोअर पार्ट ऑफ फूड पाइप के अराउंड रैप करते हैं। इसको हम फंडोप्लाइकेशन कहते हैं, जिससे कि हम एक आर्टिफिशियल वाल्व क्रिएट करते हैं जो कि रिफ्लक्स को प्रिवेंट करता है। जब हम दोस्तों ये सर्जरी करते हैं तो हमको अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 मिनट लगते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं कि जब भी हम ये सर्जरी करते हैं उसके नेक्स्ट डे से पेशेंट कहता है कि सर मेरा रिफ्लक्स खत्म हो गया है। तो पेशेंट को रिफ्लक्स सिम्टम्स दोबारा नहीं होते हैं, ठीक है। पर दोस्तों जब भी हम ये सर्जरी करते हैं तो हमको एक चीज़ हम हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं और उनको बताते हैं, वो ये है कि जब हमने आपका वाल्व जो निचले ढीला वाल्व था उसको हमने कस दिया, तो शुरुआत में हम जब डाइट आपको स्टार्ट करते हैं तो हम शुरुआत में एकदम सॉलिड डाइट स्टार्ट नहीं करते हैं। तो पोस्ट सर्जरी हफ्ते तक हम पेशेंट्स को यूजुअली लिक्विड डाइट पे रखते हैं, क्योंकि अगर वो शुरुआत में ही सॉलिड डाइट खाना शुरू कर दे तो उनको चेस्ट में भारीपन होना शुरू हो जाता है। तो हफ्ते तक के लिए वो लिक्विड डाइट पे रहते हैं। ग्रेजुअली उस डाइट को हम एडवांस करके सेमी सॉलिड, सो बाय वीक टू 10 days पेशेंट इज ऑन सेमी सॉलिड डाइट एंड बाय 4 to 6 weeks पेशेंट्स आर एबल टू ईट नॉर्मल एवरीथिंग, जो नॉर्मल हमारा रोज़मर्रा का खाना है, रोटी चपाती चावल, एवरीथिंग द पेशेंट इज एबल टू ईट आफ्टर 4 to 6 weeks। तो आई थिंक ये था हमारा आज का डिस्कशन एसिड रिफ्लक्स और गर्ड के बारे में। तो अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं, ट्रबल इन फास्ट वॉकिंग अलका, तो Mayank, I am diagnosed with lax cardia even though I am not facing acid reflux now but gastric problem is there, what to do? So Mayank, जो आपका अगर लैक्स कार्डिया है तो एक चीज़ मैंने आपको जस्ट ये बताई कि अगर एसिडिटी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर आपने बताई है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का रीज़न कभी कभी पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। पेट में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम एच पाइलोराई बैक्टीरिया कहते हैं, वो कांस्टेंट स्टमक में इन्फ्लेमेशन करता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपके डाइट से हो सकती है कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं वो मैंने आपको सारी बताई हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, एंजाइटी की वजह से भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं तो वो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो बेसिकली मयंक हमको एग्जैक्टली रूल आउट करना पड़ेगा कि क्या कॉज है आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स का। बट अगर आपका लैक्स कार्डिया है ना, अगर आपका वाल्व ढीला है तो आपको ये समझना है कि एक तो यस सिम्टम्स वो जो आपको नहीं है, बट आपको अपने माइंड में ये भी रखना है कि ये जो मेरा वाल्व ढीला है ये मुझे प्रीडिस्पोज करता है कि थोड़ा बहुत साइलेंट रिफ्लक्स मुझको हो रहा होगा, तो बाद में जाके मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो मैं कुछ इंटरवल के बाद में अपनी एंडोस्कोपी रिपीट करके देखूं, कुछ फूड पाइप में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं चल रही है, कोई बैरेट्स ईसोफेगस तो नहीं बन गया है मेरे फूड पाइप में। वो चीज़ों को आपको थोड़ा सा सर्वेलेंस में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी मेरे डैड को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो वो होम रेमेडीज़ देखते, तो क्या वो होम रेमेडीज़ वीडियो में सही इन्फॉर्मेशन होती है या उससे बाद? ईशान मुझे नहीं चीज़ आपकी चीज़ समझ नहीं आ रही है, बट अगर हम होम रेमेडीज़ के बारे में बात करें तो ईशान बेसिकली जो हम होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, वो बेसिकली एक तरह की हमारी चीज़ें वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही हैं। तो काफ़ी बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे एसिडिटी हो रही है, मैंने ठंडा दूध पी लिया। तो जो ठंडा दूध है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली आप ठंडा दूध पिए या ठंडा एसिड पिए, या कुछ लोग कहते हैं अजवाइन खा लो, तो ये बेसिकली एक तरह से जो एक्स्ट्रा एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है उसको ये न्यूट्रलाइज करने की चीज़ें, देसी नुस्खे हैं जिससे कि वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये टेम्पररी रिलीफ तो देंगी आपको, है ना, उस समय आप सिम्टोमेटिकली आप बेटर हो जाएंगे, बट ये बीमारी को ख़त्म नहीं करेगी। अगर आपका वाल्व ढीला है, अगर आपको रिफ्लक्स हो रहा है तो टेम्पररी रिलीफ सिम्टम्स में मिलेगा, बट बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होगी। कैन GERD go away without medication? Pritika, I think medicines, हाँ, if you adopt healthy lifestyle, if you lose weight, if you follow a good dietary habit, if you do not smoke, if you do not consume alcohol, if you limit your outside food, if you exercise daily, if you are peaceful in your mind, in your head, then obviously your symptoms would definitely get better. So lifestyle has a very important role to play in acid reflux. So that component you can take care by adopting a healthy lifestyle. What is the quick cure for acid reflux which will not be harmful, or we need to use ENO or antacids tablet? So Amit, I think
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार प्रॉपर वे में उसको डायग्नोज करें, है ना, कि हमारी सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम कितनी है। अगर तो हमारा वाल्व ठीक है, हमें हाइटस हर्निया नहीं है, तो हम अच्छी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, वंस इन अ वाइल मेडिसिन लें। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो समस्या बन सकती है, तो उसको प्रॉपर वे में हम उसको टैकल करें। ओके ईशान, थैंक यू। राज, आई गेट ऑल माई क्वेश्चंस आंसर्ड, थैंक्स सर। ओके, और कोई क्वेश्चंस हैं तो? ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एंड इन द नियर फ्यूचर हम फिर से आएंगे आपके पास कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। अगर आप चाहते हैं कि कुछ हम कोई और स्पेसिफिक टॉपिक है आपके इंटरेस्ट का जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में हम और अच्छी जानकारी आपके पास लेके आएंगे। धन्यवाद।